हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ट्रांजिशन। अपन ने पढ़ा था बच्चों कि जब तक किसी एटम के अंदर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये था बोर के एटॉमिक मॉडल का एक पॉइंट, वो अपन पढ़ चुके हैं। हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। जब वो हायर से लोअर में आता है तो उसको एनर्जी लूज करनी पड़ती है। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। यदि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में लाई करता है तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है। उसकी एनर्जी होती है ये En इक्वल टू -RH/n²। यहां पर RH एक कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ये RH का नाम है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इस रिडबर्ग कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻8 जूल। तो इसमें यदि अपन ने RH की वैल्यू रख दी और सपोज n की जगह पर यदि अपन ने रख दिया ऑर्बिट का नंबर, तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, n की जगह 1 रख देंगे तो एनर्जी निकल आएगी। अब जब तक ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन यदि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, मतलब मूव करता है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट Ni, आई फॉर इनिशियल है, शुरू में Ni ऑर्बिट में था, अब ये वहां से यदि जंप करके हायर ऑर्बिट में जाना चाहता है, जैसे NF, F फॉर फाइनल, तो लोअर से यदि हायर में जाता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करनी होगी? उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जीज का डिफरेंस होगा। जैसे मान लो यदि लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है 10 जूल, हायर ऑर्बिट की एनर्जी है मान लो 15 जूल, तो दोनों में अंतर कितने का है? 5 जूल का। तो इसको वो 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा ये? हीट के फॉर्म में लेगा, अपन एटम को हीट सप्लाई करेंगे उसके फॉर्म में लेगा, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लेगा, या लाइट के फॉर्म में लेगा। ऐसे किसी फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है। तो जितनी भी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी वो होती है दोनों ऑर्बिट्स का डिफरेंस। EI लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है, EF हायर ऑर्बिट की एनर्जी है, तो दोनों की एनर्जी का जितना डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। यदि अब इसमें EF और EI की जगह पर जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था En का -RH/n², यदि वो रख दें तो EF की वैल्यू हो जाएगी -RH/nF², EI की वैल्यू -RH/ni²। ये जो बीच में माइनस माइनस है दो, ये प्लस हो जाएगा। RH कॉमन निकाल लिया अपन ने तो बचा 1/ni² -1/nF²। ये ni² वाली टर्म जो बाद में आ रही है वो माइनस माइनस प्लस होने की वजह से हमने पहले लिख ली, और जो NF वाली थी उसको पीछे कर दिया। ये डेल्टा ई आ गया। अब इसमें ये जो RH है, रिडबर्ग कांस्टेंट, हम इसकी वैल्यू रख देते हैं तो ये डेल्टा ई की वैल्यू अपने को पता चल गई। ये डेल्टा ई हमने निकाल लिया। ये डेल्टा ई क्या आ गया? वो एनर्जी आ गई जो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। अब बच्चों क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है डेल्टा ई के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करके, जो अपन ने अभी कैलकुलेट कर ली थी, तो जब ये हायर ऑर्बिट में जाता है तो वहां पर जाकर अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये पूरे एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो ये क्या करता है, अब जितनी एनर्जी लेकर गया था उतनी एनर्जी को छोड़ देता है, लूज कर देता है।
तो जब ये रिटर्न करता है बैक टू द लोअर ऑर्बिट, तो ये अपनी एब्जॉर्ब करी हुई एनर्जी को लूज कर देता है। किसके फॉर्म में लूज करता है? ये लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और अपन पढ़ चुके हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि जो एनर्जी होती है लाइट की, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है, जिसमें अपन एक पैकेट को बोलते हैं एक क्वांटम या एक फोटॉन, और उसकी एनर्जी होती है एच न्यू। तो ये जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है अपने लोअर ऑर्बिट में, तो उसी एनर्जी को जो वो लेके गया था उसको लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो एच न्यू के फॉर्म में ये एनर्जी को लूज कर देता है। तो अपन ने जहाँ पर डेल्टा ई लिखा था, हम उसकी जगह पर फोटॉन की एनर्जी एच न्यू लिख देते हैं। तो हमने डेल्टा ई की जगह एच न्यू लिख दिया। अब ये जो राइट हैंड साइड थी वो तो वैसी की वैसी रही, हमने डेल्टा ई की वैल्यू रख दी, लेकिन ये जो आर एच एस है उसमें कोई चेंज नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहा। अब यहाँ पे जो न्यू है इसको अपन बोलते हैं वेव की फ्रीक्वेंसी। वेव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c अपॉन लेमडा। यहाँ पर c होता है स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा होती है वेवलेंथ। तो जहाँ पर न्यू था उसकी जगह पर हम ये फॉर्मूला रख देते हैं, जहाँ पर न्यू आ रहा था उसकी जगह रख देते हैं c अपॉन लेमडा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन था एच न्यू, उसमें न्यू की जगह रखा अपन ने c अपॉन लेमडा, तो ये आ गया एच सी अपॉन लेमडा। इक्वल टू में ये जो टर्म थी वो एज इट इज रही। अब हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर h और c आ रहा है, इस पूरे एच सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम 2.18 वाली टर्म के नीचे ले जाते हैं। ये एच सी को अपन ने यहाँ नीचे ले लिया। एच सी को नीचे ले जाने के बाद अब हमारे पास क्या बचा? जब अपन एच सी को नीचे ले गए तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा 1 अपॉन लेमडा। ये जो एच और सी था, ये पूरा एच सी नीचे चला गया, यहाँ बचा 1 अपॉन लेमडा। वो जो एच सी वहाँ से नीचे आया वो इसके नीचे आ गया। अब यहाँ देखो, ये जो एच है इसकी वैल्यू फिक्स होती है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी जगह अपन ने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दी 6.626 इंटू 10⁻34। सी स्पीड ऑफ लाइट होती है जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸, वो भी हमने सब्सटीट्यूट कर दी। बाकी आर एच एस जैसी थी वैसे ही। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 1 अपॉन लेमडा बच रहा है, लेमडा का रेसिप्रोकल, हमने पढ़ा था लेमडा के रेसिप्रोकल को अपन वेव नंबर बोलते हैं। तो 1 अपॉन लेमडा हो गया वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट करते हैं। अब ये जो पूरी वैल्यू थी इसको अपन कैलकुलेट करके कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस पूरे को हमने सॉल्व किया, इस पूरे को सॉल्व करके ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू ये वाला ब्रैकेट तो शुरू से वैसे ही चल रहा है। ये वैल्यू निकल आई। ये वैल्यू किसकी आई? न्यू बार की। क्योंकि अपन ने पूरा जो ये डेरिवेशन है वो एम के सिस्टम में सॉल्व करा है, तो ये जो न्यू बार की लेंथ आएगी वो भी एम के एस की आएगी। अब न्यू बार क्या था? न्यू बार था वेव लेंथ का रेसिप्रोकल। वेव लेंथ को अपन ने मीटर में नापा यदि, तो 1 अपॉन मीटर, तो न्यू बार की यूनिट आएगी मीटर इनवर्स। ये न्यू बार की यूनिट आ गई। अब सपोज यदि अपन इसको सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना चाहते हैं, मीटर इनवर्स का मतलब 1 अपॉन मीटर, वहां मीटर की जगह रखा अपन ने 100 सेंटीमीटर, तो जो नीचे 100 आ रहा है मतलब 10 की पावर 2, वो ऊपर जाके माइनस हो गया। तो ये जो 10 की पावर 7 थी, वो नीचे वाला जो 100 आ रहा है उसकी वजह से 10⁵ हो जाएगी। तो 1.09677 में 10⁵ इंटू होगा तो 0.5 बार आगे जाएगा। 5 बार आगे जाएगा तो ये यहाँ से एक प्लेस आगे, 2, ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5 प्लेस आगे यहाँ पहुँच जाएगा। तो आ गया 1.09677 इंटू दिस, ये आ गया न्यू बार मतलब वेव नंबर। तो अपन को पता चल गया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, ये उसकी इनिशियल ऑर्बिट का नंबर, ये फाइनल ऑर्बिट का नंबर, तो उस समय जो भी लाइट वो रिलीज करता है उस लाइट का जो वेव नंबर होता है वो इतना होता है, न्यू बार की वैल्यू इतनी रहती है।
यदि वेव नंबर पूछा है तो इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। यदि मान लो वेव लेंथ पूछा है तो हमें पता है न्यू बार होता है लैम्डा का रेसिप्रोकल। तो एक बार यदि तुम्हें न्यू बार पता चल गया तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो लैम्डा तो निकल ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखते हैं क्या होता है। हमने पढ़ी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी फोटॉन की जो एनर्जी है वो हमने पढ़ा था, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन एच न्यू होती है। अभी हमने उसको यूज भी करा था पिछले डेरिवेशन में। तो एक फोटॉन की एनर्जी होती है ई इक्वल टू एच न्यू। किसी वेव की जो स्पीड है इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एन लेमडा। अभी पीछे वाले में डेरिवेशन में हमने यूज करा था c इक्वल टू न्यू लेमडा, या न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन लेमडा। यहाँ पर c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ। यदि लाइट नहीं है, उसके अलावा कोई वेव है, तो हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला v इक्वल टू एन लेमडा। लाइट के लिए अपन इसको यू लिखते हैं c इक्वल टू न्यू लेमडा। वहां से न्यू की वैल्यू आ गई c अपॉन लेमडा। इसको हमने ये वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया इन प्लेस ऑफ न्यू। तो E पता चल गया एच सी अपॉन लेमडा। E क्या आ गया? E आ गया एक फोटॉन की एनर्जी। लेकिन आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन ये बताता है कि फोटॉन की एनर्जी या कोई भी पार्टिकल जो लाइट की स्पीड से चले उसकी एनर्जी कितनी होती है। तो आइंस्टीन के रिलेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी होती है फोटॉन की एम सी स्क्वायर। ये जो रिलेशन है ये अपन को दिया आइंस्टीन ने, और जो ऊपर वाला रिलेशन है वो अपन को मिला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। लेकिन है तो दोनों ही फोटॉन की एनर्जी, तो हम दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो जो दो एनर्जी की वैल्यूज आ गई थी उनको हम आपस में इक्वल करते हैं। इनको इक्वल करके देखें क्या मिलता है अपने को रिलेशन। तो एक एनर्जी की वैल्यू थी एच सी अपॉन लेमडा, एक एनर्जी की वैल्यू थी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर दिया हमने, ये दोनों को इक्वल करा। इक्वल करने पर यहाँ का जो c है उससे यहाँ का जो c का स्क्वायर है ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा को ऊपर ले गए, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई h अपॉन एम सी। ये लैम्डा निकल आया। अब ये जो अपन ने रिलेशन निकाला ये किसको लेके निकाला? ये हमने फोटॉन को लेके निकाला था। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था जिसने ये शो करा कि ये जो रिलेशन अपन ने अभी डिराइव करा है ये सिर्फ फोटॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसने ये बोला कि ये रिलेशन ट्रू है सभी मटेरियल पार्टिकल्स के लिए, सभी तरह के पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। अब सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकती, वो तो अपनी वेलोसिटी से चलेंगे। यदि मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो अपन ने जहां पर ये c लिखा हुआ है जो कि स्पीड ऑफ लाइट थी, हम उसकी जगह पर v डाल देंगे। तो किसी दूसरे पार्टिकल के लिए अदर देन फोटॉन ये फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहां पर v जो है ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब हम जानते हैं बच्चों कि ये जो m इंटू वी आ रहा है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी का मतलब होता है मोमेंटम। तो ये जहां पर एम वी आ रहा है हम उसकी जगह पर लिख सकते हैं पार्टिकल का मोमेंटम, उसको हमने p से डिनोट करा। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई h अपॉन पी। h वही है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो अपन ने इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। इक्वेशन कहलाती है डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। और ये जो अपन ने लैम्डा निकाला जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, उस वेवलेंथ का नाम है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। हो गया डी ब्रॉगली रिलेशन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखते हैं प्रिंसिपल क्या कहता है। पहले इसका स्टेटमेंट समझ लें।
स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होता है कि यदि अपन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, यदि अपन एक ही समय पर चाहें कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अपन एग्जैक्टली पता कर लें, एक्यूरेटली निकाल लें उसकी पोजीशन, और उसका मोमेंटम भी अपन यदि एग्जैक्टली निकाल लें एक ही समय पर, तो दोनों चीज़ें एक साथ बिल्कुल एक्यूरेटली पता चल जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। अब उसका रीज़न बताता हूँ क्यों पॉसिबल नहीं। सपोज जैसे अपन यदि किसी एटम के अंदर प्रेजेंट किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता करना चाहते हैं, यदि तुम्हें उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करनी है तो तुम उसके ऊपर लाइट डालोगे, ये अपन ने उसके ऊपर लाइट फोकस करी, लेकिन लाइट के अंदर अपन को पता है पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं इनको अपन बोलते हैं क्वांटम या फोटॉन, उनकी एनर्जी हमें पता है एच नहीं होती है। तो जैसे ही एक क्वांटम जाकर इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल होता है कि वो तुरंत अपनी स्पेस को छोड़ देगा, अपनी जगह छोड़ देगा। जैसे ही ये फोटॉन उसको स्ट्राइक करेगा, जैसे ही ये फोटॉन ने उसको जाके स्ट्राइक करा, इलेक्ट्रॉन तुरंत अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल जाता है यहाँ से। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से बाहर निकला, इसका मतलब ये हुआ कि तुम उस इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो पता ही नहीं कर पाए, क्योंकि लाइट पड़ते ही उसने अपनी जगह छोड़ दी। अब यदि इलेक्ट्रॉन की अपने को इनिशियल पोजीशन ही नहीं पता है एग्जैक्टली, तो फाइनल पोजीशन एग्जैक्टली पता नहीं चलेगी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन एग्जैक्टली पता नहीं चलेगी तो वेलोसिटी नहीं पता चलेगी, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी नहीं पता चली तो मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, वो भी नहीं पता चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एक ही समय पर चाहें कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीजें साथ में निकल आएं, तो वो पॉसिबल नहीं, वो नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा एक्स मतलब यदि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, एरर इन पोजीशन है डेल्टा एक्स, डेल्टा पी मतलब एरर इन मोमेंटम है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर एच जो है ये वही है प्लैंक्स कांस्टेंट। पी का मतलब क्या है, यहाँ पे पी का मतलब है मोमेंटम। अब मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो हमने पी की जगह पर रख दिया ये मास इनटू वेलोसिटी। इसमें से जो कांस्टेंट होता है उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट रहेगा, उसको हमने बाहर निकाल लिया। ये जो m बाहर आया उसको अपन यहाँ 4 पाई के नीचे ले जा सकते हैं, इसके नीचे ले गए अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो m तो यहाँ पर 4 पाई के साथ आ गया, तो ये आ गया 4 पाई m। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, यहाँ का डेल्टा x रह गया और ये वाला v रह गया डेल्टा v, m नीचे जा चुका था, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v की वैल्यू अपन को पता चल गई। यहाँ पर डेल्टा x क्या था, डेल्टा x था एरर इन पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करने में जो एरर है, अनसर्टेनिटी है, वो होता है डेल्टा x। जबकि डेल्टा v क्या है, वो है एरर इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो इस एक्सप्रेशन में डेल्टा x मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा v मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। बाकी h और m तुम्हें पता ही है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि मान लो कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें तुम्हें डेल्टा x दिया है, डेल्टा v निकालना है, तो यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, हम उसको सॉल्व करते समय सिर्फ इक्वल टू का साइन लेकर सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज रख देंगे, तो डेल्टा v अपन को पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, ये है ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल। मतलब देखिए मतलब समझते हैं इसका। किसी भी एटम में तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अपने ऑर्बिट्स में। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये मिलकर बने होते हैं सब ऑर्बिट्स।
मतलब ऑर्बिट के अंदर होते हैं सब ऑर्बिट्स, जबकि सब ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स। इसको बच्चों ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये एक घर है, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, सपोज ये एक हाउस है, ये हमारा ऑर्बिट होता है। ये जो घर है, सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल, ये ऑर्बिट। अब अपन इस घर के अंदर गए, इस घर के अंदर अपन ने एंटर किया। अंदर एंटर करने पर हमें एक ये रूम मिला। ये जो रूम है, जो घर के अंदर लाई कर रहा है, ये हो गया सब ऑर्बिट। ठीक है, तो जो पूरा घर है वो ऑर्बिट है। उस घर के अंदर का जो एक कमरा है वो सब ऑर्बिट है। अब उस कमरे के अंदर यदि मान लो ये जो कमरा है जिसमें अपन ने एंटर हुए हैं, जिसको हमने सब ऑर्बिट बोला है, सपोज यदि वो किचन है, तो उस किचन में कोई एक पर्टिकुलर जगह होगी जहां पर गैस के मिलने की, स्टोव के मिलने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो वो प्लेस जहां पर स्टोव के, गैस के मिलने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल। बिल्कुल इसी तरह से एटम होता है। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमते हैं वो, और इलेक्ट्रॉन जिन सर्कल्स में घूमते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं सब ऑर्बिट्स। सब ऑर्बिट्स में वो प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, उन जगह को अपन ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे इस चैप्टर में इन्हीं चीजों के ऊपर अपन आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यह है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर देखें क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल and orientation of electron in an atom, four numbers are required. Four numbers are required. These numbers are called quantum numbers. इसका मतलब हमें किसी इलेक्ट्रॉन का क्या ऑर्बिट है, वो कौन से सब ऑर्बिट में है, वो कौन से ऑर्बिटल में है, और उसका ओरिएंटेशन कैसा है, वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। ये चार चीजों को पता करने के लिए हमें चार नंबर्स की जरूरत होती है। ये जो फोर नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स। चलो एक एक करके अपन चारों को स्टडी करें। पहला ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, इसको अपन n से डिनोट करते हैं। और ये क्या बताता है, ये बताता है ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में लाई कर रहा है। जैसे यदि इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में लाई करेगा तो n की वैल्यू 1 होगी। इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में लाई करेगा तो n2, सिमिलरली थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4। ये n की वैल्यूज होती है। अब अपन ने पीछे ये पढ़ा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। वो जो कांस्टेंट एनर्जी है उसकी वैल्यू भी हमने पढ़ी थी। ये पढ़ी थी -RH/n², जिसमें RH जो है वो मैंने बताया था कांस्टेंट है, जिसको अपन रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो यदि मान लो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, मतलब n की वैल्यू पता है, वो n की वैल्यू यदि अपन यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, जो n की वैल्यू अपन को पता है उसको यदि अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें एनर्जी भी तो पता चल जाएगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हें दो चीजें बताता है, ऑर्बिट का नंबर भी बताता है और इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है वो भी बताता है। चलो बच्चों, अब सेकेंड क्वांटम नंबर देखते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर है
एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। इसको डिनोट करते हैं अपन एल से। ये क्या बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में। सब ऑर्बिट को ही अपन सब शेल भी बोलते हैं। तो पहला वाला जो क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या बताता था? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट। सेकेंड वाला क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन का सब ऑर्बिट। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। एल की वैल्यूज होती हैं कहाँ से कहाँ तक? एल की वैल्यूज होती हैं 0 से n-1 तक, जहाँ n वही ऑर्बिट का नंबर है। सपोज यदि अपन ने लिया फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी। l था 0 से n-1, हमने n की जगह 1 रख दिया, तो l आ गया 0 टू n की जगह 1 रखा, तो 1 - 1 0, 0 टू 0। अब 0 से 0 तक नंबर लाइन पे कितनी वैल्यू होती है? एक ही वैल्यू होती है, तो l की वैल्यू 0 होती है। क्योंकि l की एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर देर इज ओनली वन सब ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक ही सब ऑर्बिट होता है, और उस सब ऑर्बिट को अपन एस से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखना है हमको कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक ही सब ऑर्बिट होता है, उसको हम एस से डिनोट करते हैं। और एस अपन ने कब लिखा? जब हमारी एल की वैल्यू कितनी आई थी? एल की वैल्यू आई थी 0। तो एल इक्वल टू 0 का मतलब एस सब ऑर्बिट, एस सबशेल। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हुआ। चलो सेकेंड ऑर्बिट देखते हैं। सेकेंड ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब l का फॉर्मूला था 0 से n-1, तो वो हो जाएगा 0 से 2-1। 0 से 2-1 मतलब 0 टू 1। अब 0 टू 1 नंबर लाइन पे कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, 0 एंड 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार अपन को l की दो वैल्यू मिल गई, पिछली बार एक ही मिली थी। दो वैल्यू मिलेंगी मतलब कि दो सब ऑर्बिट हैं। पिछली बार एक वैल्यू मिली थी तो हमने बोला था एक सब ऑर्बिट होता है। ये दो सब ऑर्बिट हो गए। दो सब ऑर्बिट कौन कौन से हो गए? एल इक्वल टू 0 पे तो अपन ने बोला ही था कि जब एल इक्वल टू 0 होता है तो उसको अपन एस बोलते हैं। तो यहां पर जो एल की वैल्यू 0 आ रही है, उससे अपन को एक एस सब ऑर्बिट है, ये तो पता ही चल गया। और ये जो एल की दूसरी वैल्यू आ रही है 1, उससे अपन को एक नया सब ऑर्बिट पता चला, पी। इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट के अंदर दो सब ऑर्बिट होते हैं, एस और पी, जिनके करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यूज हैं 0 एंड 1। ये सेकेंड ऑर्बिट की बात होगी। चलो थर्ड ऑर्बिट पे आते हैं। थर्ड ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एल की वैल्यू 0 से n-1, 0 टू 3-1 मतलब 0 टू 2। अब 0 टू 2 में कितनी वैल्यूज आ गई? 0, 1 और 2, तीन वैल्यूज आ गई। तीन वैल्यू मतलब तीन सब ऑर्बिट। एल इक्वल टू 0 का मतलब पहले ही बता दिया मैंने, एस। एल इक्वल टू 1 का मतलब भी बता दिया, पी। अब इस बार एल की एक नई वैल्यू आई है 2, वो हो जाएगा डी। तो ये अपना तीन सब शेल्स हो गए, तीन सब ऑर्बिट हो गए, एस पी एंड डी। थर्ड ऑर्बिट पे आ गए अपन। चलो फोर्थ ऑर्बिट देखते हैं। फोर्थ ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 0 से n-1, तो ये हो जाएगी 0 टू 4-1। 0 टू 4-1 मतलब 0 टू 3। 0 टू 3 तो क्या क्या वैल्यू होगी? 0, 1, 2 एंड 3। एल की ये सारी वैल्यूज हो गई। कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 4। इसका मतलब चार सब ऑर्बिट होते हैं। ये चार सब ऑर्बिट क्या क्या हो गए? तो ये हो गए एस, पी, डी एंड एफ। ये फोर सब ऑर्बिट्स होते हैं फोर्थ ऑर्बिट के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो अपन ने इस क्वांटम नंबर में देखी, वो हमें क्या याद रखनी है? हमें ये याद रखना है कि L इक्वल टू 0 का मतलब होता है S सबशेल। L इक्वल टू 1 का मतलब होता है P सबशेल। L इक्वल टू 2 का मतलब होता है D सबशेल। L इक्वल टू 3 का मतलब होता है F सबशेल। तो ये L के करस्पॉन्डिंग, L की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो ये सबशेल्स हैं, ये अपन को याद रखनी है।
चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वांटम नंबर देखेंगे। ये थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या बताता है? इट गिव्स द ऑर्बिटल। ये अपन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। तो पहला वाला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट। दूसरा वाला एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता था? इलेक्ट्रॉन का सब ऑर्बिट। ये थर्ड वाला है जो बताता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल। इसको हम डिनोट करते हैं m से। बाकी दोनों वैल्यूज को अपन डिनोट कर रहे थे n और l से, इसको m से करते हैं। m की वैल्यूज होती हैं -l से लेके +l तक, -l टू +l। यदि मान लो अपन ने लिया सबसे पहले s सबशेल। s सबशेल के लिए मैंने बताया था l 0 होता है, तो m की वैल्यू -l से +l, l की जगह हमने रखा 0, तो -0 से +0। अब -0 से +0 नंबर लाइन पर तो एक ही वैल्यू होती है ना, 0। तो इसका मतलब m की एक ही वैल्यू आ रही है 0। अब ये कब आई? जब अपन ने क्या लिया? s सबशेल। जब हमने s सबशेल लिया था तब अपनी m की वैल्यू 0 आई। इसका मतलब ये हुआ कि s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि अपने पास एक ही वैल्यू आई। अब अपन ने लिया p सबशेल। हमने पढ़ा था p सबशेल के लिए l इक्वल टू 1 होता है। अब m निकाला तो -1 से +1, -l टू +l वाले फॉर्मूले से। -1 से +1 नंबर लाइन पे कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? -1 से +1 नंबर लाइन पे 3 वैल्यू आ जाएंगी, -1, 0 और 1। क्योंकि 3 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब p सबशेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। ये होते हैं px, py और pz, तीन ऑर्बिटल्स हो गए। अगला सबशेल लिया d सबशेल। d सबशेल के लिए हमने पढ़ा था l की वैल्यू 2 होती है, m होता है -l टू +l, तो ये हो जाएगा -2 से +2, मतलब -2, -1, 0, 1 एंड 2। कितनी वैल्यूज हो गई? 5। तो डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल्स के नाम है dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। ये डी सबशेल हो गए। एफ सबशेल के लिए देखते हैं बच्चों। एफ सबशेल के लिए हमने पढ़ा था एल की वैल्यू 3 होती है। अब m होता है -l टू +l, तो m की वैल्यू हो गई -3 टू +3। -3 टू +3 के बीच में नंबर लाइन पे क्या क्या आ जाएगा? -3 से +3 के बीच में आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। कितनी वैल्यूज हो गई? 7। इसका मतलब एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऐसे अपन को पता चल गया कि एस में, पी में, डी में और एफ में कितने कितने ऑर्बिटल्स हो गए? एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। मतलब 2 के डिफरेंस पर एपी चलती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 2 का डिफरेंस होता है 1, 3, 5, 7। चलो अब देखते हैं चौथा और आखिरी क्वांटम नंबर। ये है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो उसका स्पिन कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। यदि मान लो उसका स्पिन क्लॉकवाइज है तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है +12, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -12। स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को s से डिनोट करते हैं। तो s की वैल्यू +12 और -12, दो ही वैल्यूज हैं क्योंकि दो ही तरह के स्पिन पॉसिबल है। तो ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्वांटम नंबर्स, ये अपन ने आज कंप्लीट कर लिया।